Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट 2 के बारे में। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लूइड मैकेनिक्स के ब्रांचेस के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड होता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे फ्लूइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जो श्यानता यानी कि जो विस्कोसिटी होती है वो किसी भी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके के कारण फ्लूइड की जो एक लेयर होती है वो अपने पास वाली लेयर के मूवमेंट पे रेजिस्टेंस अप्लाई करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फ्लूइड होता है उसको हम काफ़ी सारी लेयर्स से मिलकर बना मान सकते हैं। तो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कि फ्लूइड की एक लेयर अपनी पास वाली दूसरी लेयर जो कि एक भिन्न वेग से गति कर रही है, जो कि एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस पर एक रेजिस्टेंस या फिर यूँ कहें एक प्रतिरोध अप्लाई करती है। तो इसी प्रॉपर्टी को जिसके के कारण फ्लूइड की एक लेयर अपने पास वाली दूसरी लेयर पर जो कि एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है पर एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करती है, उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी या फिर श्यानता। तो देखिए, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जो ब्लू कलर की लेयर्स हैं ये किसी भी तरल या फिर फ्लूइड की डिफरेंट लेयर है। यानी कि हमने क्या किया है, जो भी तरल है उसको हमने कई लेयर से मिलकर बना हुआ माना है। तो जब ये तरल बह रहा है यानी कि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है तो उसमें कई सारी लेयर्स बनी हुई हैं। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वह अपने से ऊपर वाली लेयर को रोकने का प्रयास कर रही है और उसके जो जस्ट ऊपर वाली लेयर है वो अपने से नीचे वाली लेयर को अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से ये दोनों लेयर आपस में एक दूसरे पे एक रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध अप्लाई करती हैं और इसी गुण को कहते हैं श्यानता या फिर विस्कोसिटी। तो देखिए, इसी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के कारण एक पैरेलल फोर्स ये लेयर एक दूसरे पर लगा रही है, समांतर बल लगा रही हैं, जिसके के कारण शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। यानी कि एक लेयर अपने से पास वाली लेयर, चाहे वो ऊपर की लेयर हो या फिर नीचे की लेयर हो, जो कि एक भिन्न वेग से गति कर रही है, उस पर शेयर स्ट्रेस उत्पन्न करती है। हालांकि ये बात हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि जब फ्लूइड स्टैटिक है यानी कि फ्लूइड में कोई मोशन ही नहीं है, फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा है, तो शेयर स्ट्रेस का प्रभाव वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो फ्लूइड की लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं लगाएंगी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो फ्लूइड में विस्कोसिटी का गुण किस कारण से आता है। देखिए, क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पे अप्लाई करती है, यानी कि एक प्रकार का प्रतिरोध है जो फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर पर उत्पन्न करती है। तो यह रेजिस्टेंस ही विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का मुख्य कारण है। तो यह जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है वह क्यों होता है, तो देखिए, यह जो रेजिस्टेंस होता है या प्रतिरोध होता है वह मुख्यतः दो कारणों से होता है। किसी भी फ्लूइड यानी कि तरल के इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस के कारण, ये इसे हिंदी में कहते हैं सहसंजक बल। ये क्या होता है, किसी भी तत्व के जो अणु होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स यानी कि सहसंजक बल। तो क्योंकि किसी भी तरल के जो अणु होते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व जो होता है या फिर कोई भी तरल जो होता है वो कई सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे ही कोहेसिव फोर्स या संसंजक बल होता है। तो इसी आकर्षण बल के कारण एक लेयर दूसरी लेयर के मूवमेंट का विरोध करती है, जिसके कारण की विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। जो दूसरा कारण है इस रेजिस्टेंस का वो है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। अब ये क्या है,
तो देखिए जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उन डिफरेंट लेयर्स में फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स यानी तरल के अणु होते हैं। तो ये अणु अपनी लेयर से पास वाली लेयर में कुछ वेलोसिटी से वेग करते रहते हैं, यानी कि नीचे वाली लेयर से कुछ अणु ऊपर वाली लेयर में जाते रहते हैं और ऊपर वाली लेयर से कुछ अणु नीचे वाली लेयर में आते रहते हैं। तो ऐसा डिफरेंट लेयर्स में चलता रहता है। तो इसके कारण से जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं फ्लूइड की, उनमें एक बंध जैसा बन जाता है, एक बॉन्डिंग टाइप हो जाती है। और इसीलिए जब ये लेयर एक दूसरे के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो करता है तो एक लेयर अपने पास वाली लेयर के मूवमेंट का विरोध करती है, उसका प्रतिरोध करती है, जिसके कारण से हमारे सामने श्यानता का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि श्यानता में हम लोग शेयर स्ट्रेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए ये शेयर स्ट्रेस मैं आपको पुनः बता दूं कि क्यों आ रहा है, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के मूवमेंट का विरोध कर रही है, जिसके कारण कि एक पैरेलल फोर्स क्रिएट हो रहा है। और इसी पैरेलल फोर्स, इसी टेंजेंशियल फोर्स के कारण, स्पर्शरेखीय बल के कारण ही शेयर स्ट्रेस फ्लूइड के अंदर लग रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहला ही बताया कि अगर जो फ्लूइड है वो मोशन नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक है, तो शेयर स्ट्रेस हमारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर पे उस टाइम पे प्रतिरोध लगा ही नहीं रही है। तो देखिए जैसा कि इस डायग्राम से आपको दर्शाया गया है, ये जो डायग्राम है एक्चुअली में ये बताता है कि जब भी ये हमारे नीचे जो शेडेड लाइन है नीचे वाली एक्स एक्सिस पे, वो है सॉलिड बाउंड्री, यानी कि आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये एक तरह से फर्श है। तो इस फर्श पे जब जैसे इसका एग्जांपल एक फर्श, जो घर का फर्श होता है उसका आप मान सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की सॉलिड बाउंड्री होती है। तो इस सॉलिड बाउंड्री के संपर्क में जब कोई भी तरल आता है, तो तरल जो बहता है तो उसकी वेलोसिटी किस तरह से दूरी के साथ परिवर्तित होती है, उसी को इस डायग्राम में दर्शाया गया है। तो देखिए जो सॉलिड बाउंड्री है, तो उसके संपर्क में जो फ्लूइड है, जो तरल है, उसका वेग जो u है वो 0 है। और जैसे जैसे इस सॉलिड बाउंड्री से ऊपर की तरफ, यानी कि y जो कि डिस्टेंस है सॉलिड बाउंड्री से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। तो यही इस प्रोफाइल द्वारा दर्शाया गया है कि जैसे जैसे सॉलिड बाउंड्री से फ्लूइड की लेयर्स की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। और वह लेयर जो सॉलिड बाउंड्री के बिल्कुल कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो देखिए हमने माना कि कोई भी एक लेयर है जो कुछ डिस्टेंस पर है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u हमने मानी है, और उससे कुछ ऊपर की तरफ कुछ जो वेलोसिटी है लेयर की वो उससे कुछ अधिक है, जो कि u प्लस du है। तो इन दोनों लेयर के बीच की जो दूरी है वो dy है। तो शेयर स्ट्रेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए ये जो शेयर स्ट्रेस होती है इन लेयर फ्लूइड में फ्लोइंग के कारण, फ्लूइड के बहने के कारण जो शेयर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, वो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी कि जो हमने वेलोसिटी लिया है u, उसका y यानी कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, उसके चेंज होने की रेट क्या है, उसके ही प्रोपोर्शनल ये शेयर स्ट्रेस होता है। सो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy, यानी कि u y के साथ, यानी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो सॉलिड बाउंड्री से दूरी के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, उसी के प्रोपोर्शनल ये शेयर स्ट्रेस होता है। सो du बाय dy को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, और इसे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार जो शेयर स्ट्रेस किसी भी फ्लूइड एलिमेंट जो शेयर स्ट्रेस होती है किसी भी फ्लूइड एलिमेंट लेयर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट और या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। सो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy, du by dy इज इक्वल टू
वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। सो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, जहाँ पर म्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है। तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, जहाँ पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी है, जो शेयर स्ट्रेस का सिंबल है इसे टाउ कहा जाता है, और डी यू बाई डी वाई रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जो कि है सॉलिड बाउंड्री से डिस्टेंस, यानी कि सॉलिड बाउंड्री के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। तो अब हम समझ लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी होती है जिसको कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहा जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल म्यू से। तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय डी यू बाई डी वाई। तो टाउ क्योंकि शेयर स्ट्रेस है तो इसका जो यूनिट होगा ऐसा ही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डी यू क्योंकि वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और डी वाई क्योंकि डिस्टेंस के डिफरेंस को बताता है तो इसका यूनिट होगा मीटर। तो इस प्रकार जब हम सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल हमारे पास आएगा डायनामिक विस्कोसिटी म्यू का यूनिट वो आएगा न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऐसा ही यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी का। तो डायनामिक विस्कोसिटी को कभी कभी हम पॉइज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पॉइज जो होता है वो बराबर होता है 0.1 या फिर 1/10 ऑफ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का, या फिर हम यूँ कहें कि 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में 10 पॉइज होते हैं। सो पॉइज या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी के। तो अब जान लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखिए जो डायनामिक विस्कोसिटी को यदि हम डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। सो द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज म्यू डिवाइडेड बाय रो, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि इसका एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। और इसको स्टोक के अंतर्गत भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्टोक क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड पद्धति के अंदर इसका यूनिट है। तो जैसा कि हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि जो रेजिस्टेंस जो कि विस्कोसिटी का कारण होता है वह 2 कारणों से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज के कारण से 2 लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण की विस्कोसिटी यानी कि श्यानता हमारे सामने आती है। तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर लिक्विड का केस हम लोग लें यानी कि द्रव का, तो यदि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कम हो जाती है, लेकिन गैसेस के लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड यानी कि द्रव के अंतर्गत जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, यानी कि द्रव के जो डिफरेंट लेयर के अणु होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज जो कि दूसरा रीज़न होता है रेजिस्टेंस का, वो काफ़ी कम होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी कारण से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी पे इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाती है। लेकिन यदि बात करें गैसेस की, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ता जाता है, तो इसी कारण से विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। क्योंकि गैस में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं डिफरेंट लेयर्स के बीच में वो काफ़ी कम होते हैं, तो इनमें विस्कोसिटी का मेन रीज़न इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होता है, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तो इसीलिए विस्कोसिटी भी बढ़ती है। जनरली जो प्रेशर का इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे वो बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी प्रेशर के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए
जो शेयर स्ट्रेस होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी हम ज़ीरो मानते हैं, यानी कि किसी भी आदर्श तरल के लिए श्यानता ज़ीरो होती है। तो उस श्यानता के ज़ीरो होने के कारण ही जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करती हैं, जिसके कारण ही किसी भी प्रकार का शेयर स्ट्रेस हमें आइडियल फ्लूइड के अंतर्गत दिखाई नहीं देता है। तो आइडियल फ्लूइड यानी कि आदर्श तरल के लिए शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होता है। ऐसे फ्लूइड जो कि न्यूटन के लॉ का पालन करते हैं, यानी कि जिनमें शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy के, तो उन फ्लूइड्स को कहा जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इस प्रकार के फ्लूइड्स के लिए टाउ यानी कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy और शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du/dy। जबकि इस प्रकार के फ्लूइड्स जो कि न्यूटन के लॉ का ओबे नहीं करते हैं, न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इसके लिए शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du/dy की पावर n, यानी कि शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो n जो कि एक घातांक है वो डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो इसी बात को यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए, एक तरफ हमने y एक्सिस पे लिया है शेयर स्ट्रेस और x एक्सिस पे लिया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्योंकि आइडियल फ्लूइड के लिए शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होती है, तो जो x एक्सिस की लाइन है वो डिपेंड करेगी आइडियल फ्लूइड को, क्योंकि इस पूरी लाइन पे शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है। जबकि वह स्ट्रेट लाइन जो है वह रिप्रेजेंट करती है शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी न्यूटोनियन फ्लूइड को। और जबकि जो कर्व लाइन है वो ये बात को रिप्रेजेंट करती है कि जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको फ्लूइड की विस्कोसिटी को स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।